Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Fast Track to 50 series. In today's session, lecture 12 हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट. अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज का मतलब क्या है कि आप ना 25 जो है लेक्चर्स अटेंड कीजिए पर सब्जेक्ट और इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करवा रहे हैं जिनके हाई चांसेस रहते हैं एग्जाम में पूछे जाने के. थोड़े बड़े लेक्चर्स रहते हैं अलॉन्ग विद 5 MCQs जो हम एट द एंड ऑफ द दिस सेशन डिस्कस भी करेंगे. तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं एक फ्री बुक के बारे में जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. इस ई बुक में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मिलती है और उनको कैसे अप्रोच करना है. PYQ सिंस 2023, देन योर 1200 MCQs प्रैक्टिस करने के लिए जो इतने सफिशिएंट नंबर में है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. एंड मैनी स्टूडेंट आस्क की लिंक कहाँ पे दिया हुआ है. देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाना है, वहीं पे इसका लिंक है. उस पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो वहाँ पे आपको जस्ट बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है अपनी और कोई पेमेंट आपको नहीं करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने आज बात करना है इंटरेस्ट रेट की बात करनी है कि जो लोन पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या चीजें फॉलो की जाती हैं. तो इंटरेस्ट रेट जो लोन पे है उनको डीरेगुलेट कर दिया. आरबीआई ने क्या बोला, पहले आरबीआई डिसाइड करता था कि इतना इतना इंटरेस्ट रेट जो है बैंक प्रोवाइड करेंगे. तो हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना इस टॉपिक को, ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल कि आपको अच्छे से समझ आए. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट लोन्स पे डीरेगुलेट कर दिए गए हैं. यानी अब बैंक को बोला है कि आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना है. बट आरबीआई के कुछ बेसिक नॉर्म जो है वो फॉलो किए जाएंगे, बेसिक फ्रेमवर्क बैंक्स के लिए कि वो किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट जो आपके लोन के ऊपर है. तो किस तरीके से प्रोसेस हुआ, क्या फॉलो किया गया. बिगिनिंग में यूज होता था आपका प्राइम लैंडिंग रेट. इसके नाम से क्लियर है प्राइम, यानी ये बेसिकली जो बैंक के प्राइम कस्टमर है ना उनको बेनिफिट मिलता था. इनिशियल इंटरनल बेंचमार्क था, इंटरनल बेंचमार्क जो बैंक अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे. ठीक है, कहने का मतलब क्या, एग्जांपल से समझते हैं. अब रिलायंस कंपनी बैंक का क्या है, बोरोवर है, एक स्मॉल शॉप ओनर भी है. तो जो बैंक के खास खास कस्टमर है ना उनको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना. यानी रिलायंस जो उनका बोरोवर है उनको लोन दे दिया 9% पे, ये जो बेचारा स्मॉल शॉप ओनर है इसको आप दे रहे हो 12% पे. तो ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, बैंक अपने फेवरेट कस्टमर को फेवर कर रहे थे. ठीक है, तो कोई प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा था. तो इसी के चलते उसके बाद लॉन्च किया गया बेस रेट सिस्टम. ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया कि ट्रांसपेरेंसी आए. ठीक है, एक ऐसा रेट सेट किया गया कि उसके जो बिलो है लोन देना ही नहीं है. अगर बेस रेट डिसाइड हुआ है 9% तो सबको 9% के ऊपर ही या 9% तक की जो है आप लोन प्रोवाइड करोगे, इसके बिलो नहीं देना है. तो ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करने के लिए बेस रेट लाया गया 2010 में. ठीक है, सेम चीज ये बेस रेट ही. फिर MCLR आपका आया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, तो 2016 में आरबीआई ने लॉन्च किया. ये भी इंटरनल बेंचमार्क ही है. तो जो आपका बेस रेट है वो कैलकुलेट होता है एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स के ऊपर. MCLR को बोला गया कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेके चलो. ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्या है और किस तरीके से कैलकुलेशन होती है. तो अंडरस्टूड कि क्या था, आरबीआई ने बैंक को जिम्मा सौंप दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो. पहले सिस्टम आया उसमें कमियां थी, उसके बाद बेस रेट आया, फिर MCLR आया. अब बोला जा रहा है कि अब आप एक्सटर्नल बेंचमार्क फॉलो करो. ठीक है, जो आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाता है उसके अकॉर्डिंग आपकी लोन की ईएमआई पे फर्क देखने को मिलेगा. अब वो फॉलो हो रहा है आपके बैंक में भी. आई मे बी मैनी बैंक्स आर फॉलोइंग दिस एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट और कई जगह पे MCLR भी फॉलो होता है. अब बेस रेट को अंडरस्टैंड करते हैं. रिजर्व बैंक जो वर्किंग ग्रुप है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट पे जिसके चेयरमैन थे दीपक मोहंती, उनको बोला कि आप रिव्यू करो इसको बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट. तो उसको रिव्यू करके उसमें यही कमियां पाई गई कि फेवरेट कस्टमर को बैंक कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देते हैं, बाकियों से ज्यादा चार्ज कर रहे थे. तो इसीलिए बेस रेट आया, उसने रिप्लेस किया BPLR सिस्टम को. कब से, July 1 2010 से. राइट, फिर क्या नॉर्म्स है, बेस रेट सिस्टम है. जो भी आपके फ्लोटिंग रेट रुपीस लोन है, यानी जो चेंज होते रहते हैं एज पर द मार्केट नीड, उनको सैंक्शन और रिन्यू किया गया इस टाइम पीरियड के दौरान. बोला गया कि उनको प्राइस करो विद रेफरेंस टू बेस रेट, क्योंकि बेस रेट का इंटरनल बेंचमार्क है. तो हर एक बैंक का एक ही बेस रेट होगा चाहे आपकी ब्रांच कहीं पे भी है. बैंक को बोला कि आप फ्री हो
आप कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ फंड आइदर बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड और ऑन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड और एनी अदर मेथोडोलॉजी। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई कि आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड पे कैलकुलेशन करनी है या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड पे करना है। बैंक को बोला फ्री हो, आपको जैसे सही लगता है आप उसके ऊपर कैलकुलेट करो। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड क्या है कि बैंक ने पिछले साल एफडी पे 6% इंटरेस्ट रेट दिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे उनको बेस रेट कितना रखना है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड जो नए फंड जोड़ने में कॉस्ट लगती है, जैसे अब मार्केट में एफडी का रेट चल रहा है 7%, सपोज कीजिए, तो अब जो नए एफडी दोगे आप वो कितने इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो, राइट। तो ट्रांसपेरेंट था ये, बट इस पे टाइम टू टाइम आरबीआई सुपरवाइज कर ही रहा था। ओके। अब एज ऑफ जुलाई 2012 ये कुछ कैटेगरी ऑफ लोन है, उनको बोला गया कि इनको हम बेस रेट के अकॉर्डिंग नहीं लेके चलेंगे, प्राइस नहीं करेंगे। डीआरआई एडवांसेस, डिफरेंशिएटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट एडवांसेस, जैसे आप किसी किसान को कम रेट पे इंटरेस्ट दे रहे हो। लोन दे रहा बैंक अपने एम्प्लॉइज को, जिसमें वो रिटायर्ड एम्प्लॉइज भी शामिल है। लोन दे रहा बैंक डिपॉजिटर्स को अगेंस्ट देयर ओन डिपॉजिट, किसी की एफडी है बैंक में, सेम बैंक से वो लोन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बेस रेट फॉलो नहीं होगा। जहां पे इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल है, किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट जैसे होगी, रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तो इंटरेस्ट सबवेंशन जहाँ पे यूज होता है वहां पे बेस रेट को रेफरेंस मान के बोला गया कि लोन नहीं दिया जाएगा। और लोन जहाँ पे रीफाइनेंस अवेल किया जा रहा है नाबार्ड की साइड से, ठीक है, बस ये कैटेगरीज थी जिनमें हम बेस रेट अप्लाई नहीं करते। तो बेस रेट को रिव्यू किया जाता है एटलीस्ट एट क्वार्टरली इंटरवल्स, राइट। तो इट वाज रिक्वायर्ड टू मेड पब्लिक, और कोई भी लोन इन कैटेगरीज को छोड़ के आप बेस रेट के बिना नहीं प्राइस करोगे। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, अब बेस रेट में भी कुछ कमियां थी, वो कमियां क्या थी, एक एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट डिस्कस कर लेते हैं। अब एमसीएलआर इंट्रोड्यूस किया गया आरबीआई के द्वारा कि अब थोड़ा सा इसमें कमियां पाई गई बेस रेट में, तो एमसीएलआर लेके आओ। तो एमसीएलआर की फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो आरबीआई ने इंप्लीमेंट किया एमसीएलआर ऑन 1 अप्रैल 2016 को, कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करोगे, ये भी इंटरनल रेफरेंस रेट ही है बैंक का। तो ये अप्लाई होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, जिसमें एक्सक्लूड किया मैंने रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लोकल एरिया बैंक पे। तो एमसीएलआर कैलकुलेट कैसे होता है, लोन टेन्योर पे कितना अमाउंट ऑफ टाइम बोरोवर ले रहा है लोन को चुकाने के लिए, इंटरनल है। और आरबीआई की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बैंक को पब्लिश करना है इनका मिनिमम लोन रेट और एमसीएलआर फॉर वेरियस टेन्योर मंथली, मंथली बेस पे। ये किस बेस पे हो रहा था, क्वार्टरली इंटरवल पे बेस रेट, ठीक है। एक तो डिफरेंस ये हो गया। अब जिन बॉरोवर को आप लोन इशू कर रहे थे बिफोर अप्रैल 1 2016, जो ओल्ड बेस रेट पे जिनको लोन दिया गया था और प्राइम लेंडिंग रेट पे बीपीएलआर पे, उनको बोला कि आप एमसीएलआर पे ऑप्ट कर सकते हो अगर उनको लग रहा है कि एमसीएलआर ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये फ्रीडम दी गई उनको। नॉर्म्स एप्लीकेबल रहेंगे, अगर आप रुपी एडवांस दे रहे हो अगेंस्ट एफसीएनआर डिपॉजिट, थर्ड पार्टी को सेम ही नॉर्म्स अप्लाई होते हैं। और एमसीएलआर में इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज किया जाता है ऑन ऑल एडवांसेस एट मंथली रेस्ट, ठीक है। अब एमसीएलआर किससे कैलकुलेट होता है, कैसे बना हुआ है, देखो हमने मार्जिनल वर्ड यूज किया ना, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड ले रहे हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जैसे कि न्यू एफडी रेज करने के लिए आपको कितने फंड्स लग रहे हैं बैंक के, उसके अकॉर्डिंग। नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ये नेगेटिव क्यों बोला गया, अब ये जो आपको कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो इसलिए इसलिए इसको नेगेटिव बोला गया है। यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, लाइक बैंक आर नॉट अर्निंग एनीथिंग ऑन दिस। ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो आपका खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो आप पे कर रहे हो, 10 ईयर प्रीमियम। 10 ईयर प्रीमियम क्या होता है, देखिए, मतलब अब जब आप लोन दे रहे हो तो जो कॉस्ट होती है वेरी करती है फ्रॉम पीरियड ऑफ द लोन। जितना ज्यादा टाइम का लोन दिया जा रहा है उतना रिस्क ज्यादा रहता है। अगर कोई 20 साल के लिए लोन दे रहा है तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज्यादा है। तो इसी रिस्क को कवर करने के लिए बैंक शिफ्ट कर देते हैं इस लोड को, किसको, बोरोवर को। वो चार्ज करते हैं ज्यादा अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, उसको बोला जाता है 10 ईयर प्रीमियम, ठीक है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की हमने बात कर ली। नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर की भी बात कर ली, नेगेटिव क्यों है ये भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि इस पे बैंक को कुछ अर्निंग नहीं हो रही है। और बैंक को क्या बोला गया है कि वो पब्लिश करेंगे एटलीस्ट 5 एमसीएलआर ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर, जबकि बेस रेट आपका क्वार्टरली ही पब्लिश हो रहा था। ओके। अब किसको एग्जम्पशंस मिली है इस बेंचमार्क से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के तहत आप कुछ स्कीम्स के तहत आगे लोन प्रोवाइड करते हो, वही एक फार्मर वगैरह को, उनको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दे रहे हो आप, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन दे रहे हो, जैसे जो रेक्टिफिकेशन या रिस्ट्रक्चरिंग पैकेजिंग का पार्ट होता है।
या रीफाइनेंस स्कीम्स आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इंप्लीमेंट हो रही है, वहां पे अपने एम्प्लॉयज को आप लोन दे रहे हो जिसमें रिटायर्ड एम्प्लॉय भी शामिल है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे रहे हो, मार्केट डिटरमाइंड एक्सटर्नल बेंचमार्क वाले जो लोन दिए गए रेपो रेट्स में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, फिक्स रेट लोन ऑफ टेनर अब 3 इयर्स, तो ये हम एमसीएलआर को लेके नहीं कर रहे थे चार्ज। ठीक है, अब ये बेसिक डिफरेंस है एमसीएलआर और बेस रेट में। कैसे कैलकुलेट हो रहा है एमसीएलआर? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, रेपो रेट और इंस्टेंट बोरोइंग जिसमें इंक्लूड होती है, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड। इसमें हम रेपो रेट को नहीं ले रहे थे, ये मार्केट लिंक कंपोनेंट्स के साथ ना डिराइव किया जाता है। बेस रेट डिपेंड करता है मोर ऑन इंटरनल बैंक कॉस्ट, लेस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस जो होते हैं। तो लोन टेनर इम्पैक्ट क्या होता है एमसीएलआर पे? टेनर प्रीमियम आ रहा है तो रेट वेरी करता है लोन ड्यूरेशन के टाइम। अब इसमें सेम रेट ही अप्लाई हो रहा था जितना लंबा आपका लोन हो। यहाँ पे फास्टर ट्रांसमिशन है आरबीआई रेट की, चेंजेस टू द बॉर्बर यहाँ पे स्लोअर है। तो यही रीजन था कि ये एमसीएलआर लाया गया, इसी मेन रीजन की वजह से। तो ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, फ्लेक्सिबल है। अगर इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस बहुत फ्लेक्सिबली हो जाते हैं एमसीएलआर में। यहाँ पे लेस स्कोप है रेट कट्स का, बॉर्बर तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा था। तो डायनेमिक है एमसीएलआर, मार्केट रिस्पॉन्सिव है, रिस्क बेस्ड है, ये रिजिड है, यूनिफॉर्म है, लेस सेंसिटिव है। तो ये डिफरेंस था। अब देखो, एक ये एग्जांपल है, सपोज कीजिए आरबीआई ने रिड्यूस किया रेपो रेट बाई 1%, 6% से उन्होंने कितना कर दिया 5%। अब बेस रेट की बात करें तो क्या कितना टाइम लगता था इंप्लीमेंट होने में? बैंक का बेस रेट क्या है? 9%। बैंक सोचता है कि मेरा एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड जो है 7% ही है, क्योंकि जो ओल्ड एफडी थी वो 8% पे दी थी। कस्टमर का रेट क्या है? 9% प्लस स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड ये होता है कि जैसे आपका सिबिल स्कोर जितना ज्यादा अच्छा होगा, बैंक स्प्रेड उतना कम रखता है। होम लोन दे रहे हो आप, कार लोन दे रहे हो, उस पे बैंक को जो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो कस्टमर रेट है 9% प्लस स्प्रेड ऐड करके 10.5%, सेम ही रहा, चेंजेस नहीं देखने को मिले, जबकि आरबीआई ने रेपो रेट कम भी किया। तो ये कमी थी बेस रेट में। एमसीएलआर की बात करें, बैंक का एक ईयर का एमसीएलआर क्या 8.5% है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 6.5%। आरबीआई ने ये रेपो रेट कट कर दिया 6% से, कितना कर दिया 5%। तो न्यू एफडी रेट आपका कितना बना 5.5%। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब ही वही हुआ कि जो न्यू फंड जनरेट होने हैं उन पे, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो एमसीएलआर डिक्रीज हो गया 8.5 से 7.8। तो कस्टमर को क्या रेट प्रोवाइड किया गया? 7.8% प्लस स्प्रेड जो बैंक ने अपना रखा 9.3%, कितना लोअर हो गया 1.2%। तो यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही थी बेस रेट में, इसलिए एमसीएलआर लाया गया। राइट, अब बोला जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क पे ज्यादातर जो है लेंडिंग की जा रही है। सितंबर 2019 में आरबीआई ने इशू की इंस्ट्रक्शंस फॉर लिंकिंग सर्टेन कैटेगरी ऑफ लोन टू वन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1 2019। जितने भी न्यू फ्लोटिंग रेट पर्सनल रिटेल लोन है, जैसे हाउसिंग ऑटो, फ्लोटिंग रेट लोन जो आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को दे रहे हो, उनको बोला गया कि इन पे जो है आप बेंचमार्क करो। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी रेपो रेट जो है, रेपो रेट में जो भी चेंजेस देखने को मिलेगा मतलब इमीडिएट चेंजेस हो रहे हैं। एमसीएलआर भी थोड़ा सा स्लो है। एक्सटर्नल बेंचमार्क में तो रेपो रेट जैसे ही कम हुआ तो या ज्यादा हुआ, जो भी हुआ वो आपकी ईएमआई में तुरंत चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो ये ले लो एक्सटर्नल बेंचमार्क। एक क्या बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो 3 मंथ की ट्रेजरी बिल है, जो किसके द्वारा पब्लिश किया जा रहा है? बिल इल्ड, मतलब ये इसका मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 6 मंथ के ट्रेजरी बिल पब्लिश किए जा रहे हैं एफबीआईएल के द्वारा, या कोई और बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो पब्लिश किया गया है एफबीआईएल के द्वारा, या आरबीआई का रेपो रेट। जो ये चेंजेस करेंगे वैसे आपकी ईएमआई घटेगी या बढ़ेगी। बैंक को बोला है कि आप फ्री हो, बाकी टाइप के लोन्स पे भी बोरोवर्स को ये एक्सटर्नल बेंचमार्क के थ्रू लोन दे सकते हो। यहाँ पे तो हमने ये दो ही कैटेगरी डिस्कस की ना, न्यू फ्लोटिंग रेट पर्सनल रिटेल लोन, बाकी कैटेगरी पे दे सकते हो। तो मल्टीपल बेंचमार्क बैंक अडॉप्ट नहीं कर सकता विद इन अ लोन कैटेगरी, एक टाइम पे आपको एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो, एक्सटर्नल बेंचमार्क मोस्ट कॉमनली यूज किया जा रहा है जो बैंक के द्वारा, वो रेपो रेट ही है, जो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। बैंक ऐड कर देते हैं अपना स्प्रेड और ऑफर करते हैं लैंडिंग रेट टू कस्टमर। जैसे रेपो रेट क्या है 6% है, बैंक का स्प्रेड क्या हो गया 2%, फ्लोटिंग रेट क्या हो गया आपके होम लोन का 8% बन गया।
तो ज्यादातर आजकल एक्सटर्नल बेंचमार्क ही फॉलो किया जा रहा है, बट स्टिल यू नीड टू नो कि ये क्या है। आपको इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमसीएलआर के ऊपर भी आ जाता है, बेस रेट के ऊपर भी आ जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो छोटा सा कंपैरिजन है ये। बेस रेट क्या है, रिलाई ऑन बैंक एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड, ज्यादातर मतलब एक चेंज हो जाती है, वेरी स्लोली चेंज होता है। जब आरबीआई रेट्स को कट कर रहा था, ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी थी बेस रेट में भी। एमसीएलआर में क्या होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फ्रेश डिपॉजिट पे ये फोकस कर रहा है, ज्यादा सेंसिटिव है देन बेस रेट, बट स्टिल डिपेंड ऑन बैंक इंटरनल एफिशिएंसीज। और जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है, डायरेक्टली मिरर द रेपो रेट और टी बिल इल्ड जो भी है। बैंक मस्ट पास ऑन द फुल बेनिफिट ऑफ द एक्सटर्नल बेंचमार्क टू बोरोवर विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, बहुत ही कम टाइम में। तो इसलिए ये ज्यादातर फॉलो किया जा रहा है। तो ये तीन सिस्टम थे जो आएंगे, उससे पहले जो प्राइम लैंडिंग रेट जो हमने डिस्कस किया। तो आई होप ये आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट एक्सपोजर। कितना एक्सपोजर, कितना रिस्क है बैंक का। इसमें फंड बेस्ड आप ले रहे हो, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट, अंडर राइटिंग की है आपने, या इक्विपमेंट लीजिंग की है, हायर परचेज फाइनेंसिंग की है, एडहॉक लिमिट सैंक्शन की है बोरोवर को कि कोई डिफिकल्टीज आ जाती है उस टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो। क्रेडिट एक्सपोजर में वो लोन एडवांसेस नहीं आएंगे जो बैंक ने अपने ही टर्म डिपॉजिट्स के अगेंस्ट दिए हैं। सैंक्शन लिमिट और आउटस्टैंडिंग में से जो हायर होगी ना, उसको हम एक्सपोजर लिमिट मानेंगे। सैंक्शन लिमिट है आपकी मान लीजिए 10 लाख, आउटस्टैंडिंग है आपकी मान लीजिए 8 लाख, तो 10 लाख को प्रॉपर एक्सपोजर माना जाएगा। अगर आपकी फुली ड्रॉन टर्म लोन है जहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं रीड्रॉल का, किसी पोर्शन ऑफ सैंक्शन लिमिट का, तो आउटस्टैंडिंग को ही फिर एक्सपोजर मान लिया जाता है। इसमें तो था ना, सैंक्शन लिमिट और आउटस्टैंडिंग में जो ज्यादा हायर है वो एक्सपोजर लिमिट में आएगी। बट फुली ड्रॉन टर्म लोन सारा पैसा दे दिया गया है, रीड्रॉल का कोई चांस ही नहीं है सैंक्शन लिमिट का, तो फिर आउटस्टैंडिंग को एक्सपोजर माना जाता है। अब क्रेडिट एक्सपोजर सिंगल ग्रुप बोरोवर को कितना प्रोवाइड किया गया है। सिंगल काउंटर पार्टी की बात करें तो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बैंक का जो एलिजिबल कैपिटल बेस है ऑल टाइम का। अगर 100 करोड़ है बैंक का एलिजिबल कैपिटल बेस, तो 20% तक का ही आप लोन दोगे ना आगे, इतना एक्सपोजर है। सिंगल काउंटर पार्टी एक कंपनी, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी है तो 25% ऑफ बैंक अवेलेबल कैपिटल बेस एट ऑल टाइम नहीं होना चाहिए। 25% निकाल लो इसका, 100 करोड़ का, उतना ही होगा, उतना ही एक्सपोजर आप कर सकते हो। एनबीएफसी की बात करें, सिंगल एनबीएफसी की जिसमें हमने गोल्ड लोन है कंपनीज को एक्सक्लूड कर दिया, वो भी 20% ही है। और सिंगल एनबीएफसी जो एंगेज्ड है लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड, इस पे थोड़ा सा रेगुलेटरी एक्सपोजर फॉलो होता है, एक्सटेंट ऑफ 50% और मोर ऑफ इट्स टोटल फाइनेंशियल एसेट्स। तो ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसी जो हैं वो 25% है, तो 20-25% इस तरीके से ही आपको पता होना चाहिए। लीजिंग, हायर परचेज, फैक्टरिंग सर्विसेज की बात करें तो 10% ऑफ टोटल एडवांस रखा गया है। अगर आप एक्सपोजर लोन दे रहे हो आगे इंडियन ज्वाइंट वेंचर्स को, जो सब्सिडीज अब्रॉड में काम कर रही है, इंडिया की कंपनी की, जैसे आपका ये है इंडिया का कोई अच्छा स्टार्टअप है, इसकी सब्सिडरी अब्रॉड भी अब होगी है, तो 20% ऑफ बैंक कैपिटल फंड्स तक की आप एक्सपोजर दे सकते हो। अब कुछ अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है कॉर्पोरेट का, जहाँ पे हेजिंग का डर रहता है ना, अनहेज्ड रहते हैं जो, मतलब आप जब फॉरेन एक्सचेंज में लोन ले रहे हो तो वहां पे एक हेजिंग की जाती है, तो वहां पे बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉलो होगी। रियल एस्टेट की बात करें तो बैंक बोर्ड ही फॉलो होगी, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, चेंज होता रहता है, कभी मार्केट अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है, तो बैंक बोर्ड पॉलिसी फॉलो होती है। अब क्रेडिट ऑडिट का मतलब क्या होता है, जैसे बैंक में ऑडिट होता है वैसे आप देख रहे हो, लोन देने से पहले, लोन देने के बाद प्रॉपरली टाइम टू टाइम सब कुछ चेक करते हो कि टाइम से ईएमआई आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो, रिव्यू करना सैंक्शन प्रोसेस को, कंप्लायंस स्टेटस ऑफ लार्ज लोन, फीडबैक देना रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के ऊपर, इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, अगर कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल है उनको देखना और उन पे एक्शन लेना। अगर कोई एसेट आपका एसएमए कैटेगरी में आ जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट में एनपीए नहीं बना, तो देखना कि अभी ये लोन एनपीए बनने वाला है, तो उससे पहले क्या एक्शन लिया जा सकता है। स्किल स्टाफ रखना, उनको पता हो कि किस तरीके से आप जो है क्रेडिट क्वालिटी को चेक करोगे, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे कि ज्यादा चीजें इंप्रूव हो। मॉनिटरिंग, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहना। सुपरविजन, सुपरविजन ऑफ लोन अकाउंट, देख रहे हैं कि एसएमए तो नहीं बना, एनपीए की कगार पे तो नहीं आ गया लोन, ठीक है, कॉन्टिन्यू सुपरविजन, ईएमआई टाइम से आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सारी चीजें जो है इसमें चेक की जाती हैं मॉनिटरिंग में, राइट। अब
सर से क्या है आपका सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जिसको लाइसेंस किया गया है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है इसमें 51% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक भी हैं, ये भी शेयर होल्डर है इस कंपनी के। ठीक है, तो इसका काम क्या है सर से का? मेंटेन करना और ऑपरेट करना रजिस्ट्रेशन सिस्टम, किस पर्पस के लिए? रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। सरफेसी एक्ट में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट कहने का मतलब क्या है, आपने एसबीआई से होम लोन लिया अपने घर को गिरवी रखवा के, ठीक है, अब ये सरसई में रजिस्ट्रेशन होगी कि ये घर जो है एसबीआई के पास गिरवी रखा गया है, उसके अगेंस्ट लोन लिया। अब ये सेम घर आप पीएनबी के पास गिरवी रख के लोन नहीं ले सकते हो, ये पता चल गया यहाँ पे। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉलो होता है कि आप सिक्योरिटाइजेशन कर रहे हो, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया आपके घर पे, राइट। फिर आपका आता है क्रिलिक, सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज क्रेडिट। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है कि कलेक्ट करना, स्टोर करना और डिसमिनेट करना क्रेडिट डाटा लेंडर को। देखो, बैंक्स को प्रोवाइड करनी है क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्रिलिक को अबाउट देयर बोरोवर, जिनका एग्रीगेट फंड बेस्ड भी नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर भी कितना है, 5 करोड़ तक। बैंक को रिपोर्ट करना है एसएमए स्टेटस ऑफ देयर बोरोवर क्रिलिक को टाइम टू टाइम, और सबमिट करवानी है मेन रिपोर्ट मंथली बेसिस पे। वीकली रिपोर्ट भी डिपॉजिट करानी होती है अगर कोई डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है, एवरी फ्राइडे को जाती है। रेड फ्लैग अकाउंट जो होते हैं, अगर सस्पिशन लग रहा है कुछ फ्रॉड हो रहा है इस अकाउंट में, तो अर्ली वार्निंग सिग्नल को पिक करना और देखना है कि प्रॉपर एक्शन लिया जा सके, क्योंकि इतने बड़े लोन जब आप दे रहे हो तो प्रॉपर चेक रखना जरूरी होता है। फिर एडवांस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट, तो इस बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2025 में। बैंक लोन देते हैं अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट। पहले तो डिस्कस करते हैं कि वेयर हाउस रिसीट का मतलब है क्या, ये क्या होता है। देखो, जो हमारे गवर्नमेंट की साइड से चलाए गए वेयर हाउस हैं, सेंट्रल स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वेयर हाउस हो गया, वैसे स्टेट में चल रहा है, सेंट्रल पे चल रहा है। तो जब आप यहाँ पे अपनी फसल को स्टोर करते हो तो वो आपको एक वेयर हाउस रिसीट देते हैं। ये डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स होता है, जैसे आपका बिल ऑफ लेडिंग होता है, वैसे डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स है, जिसके पास ये सीट है वो उसका मालिक हो गया फसल का। तो बैंक आपको इसके अगेंस्ट भी लोन दे देते हैं, क्योंकि आपकी फसल गोडाउन में पड़ी है, वेयर हाउस में पड़ी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपने लोन ले लिया, आप डिफॉल्ट करते हो तो बैंक आपकी फसल को सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर लेते हैं। तो वेयर हाउस रिसीट क्या है, इट एक्ट एज अ एविडेंस ऑफ ओनरशिप, और क्या प्रोवाइड करिए, सिक्योरिटी किसको, बैंक को। लोन आपका कंप्लाई करना चाहिए आरबीआई के सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब प्राइवेट वेयर हाउस भी कुछ होते हैं, तो जो इनके द्वारा इशू की जा रही है रिसीट, तो क्या उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है? अगर वो बैंक के द्वारा अप्रूव है तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके। गुड स्टोर की जाती है ग्रेडेड फ्रॉम ग्रेड 1 to 4। एडवांस आपको लोन आपको मिलेगा सिर्फ ग्रेड 1 के अगेंस्ट, ठीक है। नो एडवांस अगेंस्ट ग्रेड 3, 4 और आउटडेटेड ओल्ड रिसीट्स। तो ज्यादातर बैंक ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पे देते हैं, पर मोस्टली ग्रेड 1 पे दिया जाता है। ग्रेड 1 का मतलब क्या है कि फसल अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है। पुरानी आउटडेटेड पे आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि फसल सेल ही नहीं होगी, मार्केट में बैंक को उतना रेट मिलेगा नहीं जितना आपको लोन दिया। तो वेयर हाउस रिसीट आपकी बोरोवर के नाम पे हो, प्रॉपर्ली एंडोर्स होनी चाहिए बैंक को। नेगोशिएबल भी हो सकते हो और नॉन नेगोशिएबल भी। नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट में क्या होता है, एक सेपरेट ट्रांसफर लेटर चाहिए होता है, रिटर्न इंटीमेशन दी जाती है वेयर हाउस को। नेगोशिएबल तो इजीली नेगोशिएट होगी ना, आगे ट्रांसफर होगी। कोई भी लोन विदाउट वैलिड एंडोर्समेंट नहीं होगा। वेयर हाउस रिसीट में डिस्क्राइब किया जाएगा स्टॉक, वर्ड्स में भी लिखा होता है, फिगर्स में भी। बोरवर को कंफर्म करनी पड़ती है ऑथेंटिसिटी, और बोरवर इन्फॉर्म करेगा वेयर हाउस को कि ये जो मेरी फसल है ना, ये प्लेज कर दी है, बैंक का लियन है अब स्टॉक पे, ठीक है। बैंक भी फॉर्मल नोटिस भेजेगा वेयर हाउस को अबाउट द प्लेज, क्या बैंक का राइट है उस फसल पे। तो इंश्योरेंस भी की जाएगी, मार्केट वैल्यू और लोन अमाउंट जो हायर होगा। अगर मार्केट वैल्यू है मान लीजिए 1 लाख, लोन अमाउंट है सपोज कीजिए 2 लाख, तो कितना किस पे जाएगा, जो हायर एंड में से उस पे। अब लोन सैंक्शन करने से पहले बैंक फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं स्टॉक जो कवर किया जा रहा है इसके अंडर। कुछ वेयर हाउस ना प्लास्टिक सैंपल ही प्रोवाइड कर देते हैं, तो बैंक इंसिस्ट भी कर सकते हैं कि हमें प्रोवाइड करो। जब लोन डिसवर्स किया जाता है तो पीरियोडिक इंस्पेक्शन होगी स्टॉक की, वेयर हाउस रिकॉर्ड की।
और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि गुड्स वगैरह वहाँ पे खराब ना हो रही हो, कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो जाए। आपने गेहूं वहाँ पे स्टोर की थी, वीट, अब किसी ने वहाँ पे राइस रख दिए जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है, तो इसलिए बैंक स्टाफ्स को टाइम टू टाइम वहाँ पे इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। वेयर हाउस इशू कर सकते हैं डिलीवरी ऑर्डर ओनली टू ऑथराइज्ड पर्सन। बैंक प्रोवाइड करेंगे स्पेसिमेन सिग्नेचर फॉर सेफ्टी। तो प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद, इंश्योरेंस के बाद, एंडोर्समेंट, रेगुलर इंस्पेक्शन के बाद ही बैंक लोन देते हैं वेयर हाउस रिसीट्स के अगेंस्ट, क्योंकि गुड्स वहीं पे पड़ी है वेयर हाउस में। और ये कुछ गुड्स ऐसी होती हैं कि यहाँ पे इनको बाद में सेल करना कई बार मुश्किल हो जाता है अगर ये आउटडेटेड हो, खराब हो, तो इसलिए ग्रेड 1 की ही जो गुड्स है उनके अगेंस्ट ही बैंक लोन प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब बात करेंगे एजुकेशन लोन की। सर्विस एरिया नॉर्म्स फॉलो नहीं होते एजुकेशन लोन पे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आप हर बार क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, ठीक है। यानी आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, मुंबई में पढ़ने गए हो, तो मुंबई में भी लोन ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ही लोन मिलेगा आपको। तो आईबीए का मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम यहाँ पे फॉलो होता है। तो रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट बॉर्न अब्रॉड, ये सारे एलिजिबल हैं, ये लोन ले सकते हैं। बट एक कंडीशन है, जो एनआरआई है ना, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये जो स्टूडेंट बॉर्न अब्रॉड, उनको लोन मिलेगा अगर वो इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं। अगर वो पर्सन बोले कि मैं तो यूके में रह रहा हूँ, मुझे यूके में पढ़ाई करने के लिए लोन चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। इंडिया इंडिया में पढ़ाई करनी है तभी लोन मिलेगा। बट रेजिडेंट इंडियन को, जो ऑलरेडी इंडिया का सिटीजन है, उसको इंडिया में पढ़ाई करने के लिए भी लोन मिल सकता है और उसको अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए भी लोन मिल सकता है। तो क्या ये क्राइटेरिया है एजुकेशन लोन का? देखो, स्टूडेंट बोरोवर को सिक्योर करनी है एडमिशन हायर एजुकेशन कोर्सेज में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस हो इंडिया या अब्रॉड में, एंट्रेंस टेस्ट बेस वगैरह जो आप देते हो, आईआईटी, एआईट्रिपल और बाकी भी टेस्ट वगैरह हैं। तो इसमें वो भी बेनिफिशरीज इंक्लूड किए गए जो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत आते हैं। यानी जिनके पेरेंट्स की कोविड टाइम में डेथ हो गई थी, उनके लिए स्कीम लाई गई थी, तो इसमें वो वाले बेनिफिशरीज भी कवर किए गए हैं, उनको भी लोन मिल सकता है। कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज के रिगार्डिंग कि स्टूडेंट की अगर एज इतनी है तभी उसको लोन मिलेगा। और क्या क्या एक्सपेंस कवर किया जा रहा है? ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, आपके लॉजिंग बोर्डिंग चार्जेस जो होते हैं, ट्रैवल एक्सपेंस आपका होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, आप एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराते हो अपनी यूनिवर्सिटी को, बुक्स वगैरह परचेज कर रहे हो, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, लैपटॉप वगैरह आपने परचेज किया, यूनिफॉर्म, कंप्यूटर परचेज किया रीजनेबल कॉस्ट पे अगर आपको वो चाहिए अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और भी बाकी एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, जैसे आप टूर पे जाते हो, स्टडी टूर पे, प्रोजेक्ट वर्क आपका होता है, थीसिस वर्क होता है, उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है ना, तो वो वाली कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होगी। अब ये वाली लिस्ट तो टेंटेटिव है, कैपिंग किसके ऊपर है? बैंक के डिस्क्रिशन पे है, बैंक डिसाइड कर सकते हैं एज पर ऑन देयर लैंडिंग पॉलिसी एज ऑन डेट। मार्जिन कितना रखा गया है? इंडिया में स्टडी करना चाहते हो, लोन ले रहे हो 4 लाख से ऊपर का एंड अप टू 7.5 लाख, तो 5% है, ठीक है। लोन अगर अबव 7.5 लाख ले रहे हो तो बैंक के डिस्क्रिशन पे है, ठीक है, यानी पूरे के पूरे अमाउंट का लोन नहीं मिलेगा, 5% मार्जिन रखा गया है। अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हो, लोन ले रहे हो इस रेंज में 4 लाख से 7.5 लाख का, तो 15% मार्जिन है, यानी बाहर पढ़ने के लिए मार्जिन भी ज्यादा रखा गया है। अबव 7.5 लाख लोन ले रहे हो तो बैंक के डिस्क्रिशन पे है, ठीक है। फिर जो आप इंडिया में स्टडी कर रहे हो, अब्रॉड कर रहे हो, तो नीड बेस्ड फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, एक्सपेंस जो आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं। स्टूडेंट बोरोवर की तो एज कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, तो उनको क्या माना जाता है? क्रेडिट वर्थ ही है, उन्होंने कौन सा पहले लोन लिया है, ठीक है, तो अभी लोन ले रहे हैं फर्स्ट टाइम। एनआरआई की बात करें, पीआईओ, ओसीआई की, तो वहाँ पे को एप्लीकेंट आपका क्या होना चाहिए? परमानेंट रेजिडेंट। अब एक स्टूडेंट है जो इंडिया में पढ़ना चाहता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में ही है, तो को एप्लीकेंट कौन बन जाएगा? ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, ठीक है। कोई भी सिक्योरिटी इंसिस्ट नहीं की जाएगी अपॉन फॉर लोन अप टू ₹4 लाख। पेरेंट गार्डियन ज्वाइंट बोरोवर हो सकते हैं। 4 to 7.5 लाख पे थर्ड पार्टी गारंटी डिमांड की जाती है। कंप्यूटर लोन की बात करें तो हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर आप ही यूज कर रहे हो, ठीक है, जब तक लोन चल रहा है तब तक आप उसको कहीं सेल नहीं कर सकते हो, राइट। कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी की परमिशन के बिना। देखो, ब्रांच मैनेजर खुद से रिजेक्ट नहीं कर सकता एजुकेशन लोन, उसको रीजनल मैनेजर की परमिशन लेनी पड़ेगी, देन ओनली ही कैन रिजेक्ट। क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कोई भी जो नीडी स्टूडेंट है उसको लोन मिले, ऐसे ही मतलब रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए 2 लोगों की सलाह के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा।
अब जिस इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ना है उनको डायरेक्ट डिस्पर्सल की जाती है। ठीक है, मोराटोरियम पीरियड क्या होता है? अब एक कोर्स पीरियड है प्लस हॉलीडे पीरियड है। हॉलीडे पीरियड आपको कितने का मिला? 1 ईयर का मैक्सिमम इन ऑल केसेस। यानी आप 4 साल की पढ़ाई कर रहे हो, 4 साल का आपका कोर्स है, वो आपका कोर्स पीरियड हो गया। 4 साल के बाद आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे आप सेटल हो गए जॉब में। ठीक है, 4 साल तो आपने पढ़ाई की, इस टाइम के दौरान आप क्या ईएमआई पे नहीं कर रहे हो, दैट इज योर मोराटोरियम पीरियड। ठीक है, क्योंकि 4 साल आप पढ़ रहे हो, 1 साल आपको दे दिए एक्स्ट्रा, क्योंकि हॉलीडे पीरियड उसको बोला गया कि इस टाइम पे आप ये अभी जॉब लगी, आप कमा रहे हो, तो आप 1 साल एक्स्ट्रा ले लो, आपको जॉब ढूंढनी है 1 साल के लिए। रीपेमेंट ऑफ लोन किस वे में की जाएगी? ईएमआई में, फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फॉर ऑल कैटेगरी। इसमें एक्सक्लूड क्या कर दिया? ये कोर्स और मोराटोरियम पीरियड एक्सक्लूड हो गया। सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ड्यूरिंग स्टडी पीरियड एंड मोराटोरियम पीरियड, जब तक कि आपकी रीपेमेंट स्टार्ट नहीं होती। कंपाउंड अगर चार्ज करने लगे तो यू कैन सी कि कितना इंटरेस्ट होता, तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट ही चार्ज किया जाएगा। ओके, बैंक मैंडेटरी कर सकते हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अरेंज कर लो। ठीक है, जो स्टूडेंट लोन ले रहे हैं, कि बर्डन पेरेंट्स के ऊपर ना जाए, और कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी अप टू 7.5 लाख लोन तक। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसमें हमने बेस रेट, एमसीएलआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क, देन योर एडवांसेस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट्स, आपका वो भी इंपॉर्टेंट है, फिर एजुकेशन लोन, इन सब की बात की। अब इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कौन से फॉलोइंग कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए एमसीएलआर कैलकुलेशन में? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेनर प्रीमियम। तो ये सारे ही थे ना। अब अगर आपको इसको इजीली याद रखना है तो डिपेंड ऑन यू, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हो तो एम टी ऑन से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, एम फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, टी टेनर प्रीमियम, ओ ऑपरेटिंग कॉस्ट, एन नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के जो एक्सपोजर नॉर्म है, मैक्सिमम एक्सपोजर जो बैंक का सिंगल काउंटर पार्टी को कितना बोला गया है? कितना था हमारा? 20% था ना, एलिजिबल कैपिटल बेस पे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक का एलिजिबल कैपिटल बेस है 5,000 करोड़ का। ठीक है, बैंक देना चाहता है लोन ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी को, तो मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट बैंक कितनी दे सकता है, कितनी ले सकता है? 5,000 करोड़ है। ठीक है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी की बात हो रही है, तो कितना था वो? जहां पे ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी आ गया तो हमने क्या करना है? 25% कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना आएगा? 1,250 करोड़। सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सिंपल सिंपल 1 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ सकता है। परसेंटेज पता है सॉरी, तो इजीली कैलकुलेट ही करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ने अप्लाई किया है एजुकेशन लोन ऑफ 6 लाख फॉर स्टडी इन इंडिया, कितना मार्जिन एप्लीकेबल था? हमने बात की थी, कितना था? 5%। 4.5 से 4 लाख से 7.5 लाख तक के लोन तक के लिए कितना था? 5% था, अगर इंडिया में स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप लोन ग्रांट कर रहे हो अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट, कौन सी प्रैक्टिस जो है सेफ लैंडिंग इंश्योर करती है? फिजिकल इंस्पेक्शन करनी है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन करनी है, प्रॉपर इंश्योरेंस हो, डिलीवरी ऑर्डर इशू ओनली टू द ऑथराइज पर्सन, तो ये सारी चीजें फॉलो हो रही है ना जब हम वेयर हाउस रिसीट्स के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है अच्छा खासा, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ऑल्दो अभी आप बिजी चल रहे हो क्लोजिंग की वजह से। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको जाना है जो टैब की वेबसाइट पे, वहां पे आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज दिखेंगे। एक आपका कंप्लीट मास्टर कोर्स है, इसमें 4 सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं लॉन्ग विद द लाइव क्लासेस। तो यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस पहले रहती हैं आपकी, और डिटेल स्टडी अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको अभी फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है, आपको कोड यूज करना है मार्च 80, राइट। अब अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअल मास्टर कोर्स चाहिए, लाइक आपका एएफएम का पेपर रह गया या आईएफएस का पेपर रह गया, तो एज पर योर नीड आप इंडिविजुअल में भी एनरोल कर सकते हो। एंड अगर आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको ना मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस रहती है 2 2 घंटे की। ठीक है, और टोटल 60 क्लासेस आपको मिल रही है, यानी 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ। और अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। इसमें सॉल्व पीवाईक्यू,
बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर बेस्ड मॉक टेस्ट, फ्लैट 80% ऑफ के साथ। इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बट अगर आप कोई कोर्स परचेज़ करने से पहले देखना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस रहती हैं, तो 3 आवर के ट्रायल कोर्स में एनरोल कर लीजिए विद ₹1। इसमें आपको पता चल जाएगा क्लासेस का लेवल क्या है। और एक हमारी मेंटर टॉक रहती है हर 15 दिन में। आप अपने मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं लग रहा, ठीक है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।